नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश में मोदी का फाइनल मास्टर स्ट्रोक, सुजानपुर में भरी हुंकार, कांग्रेस को बताया घोटालेबाज। G20 लोगों पर बवाल, कांग्रेस ने उठाए कमल के फूल पर सवाल, जयराम बोले प्रमोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती बीजेपी। पात्रा टोल घोटाला मामले में संजय राउत को बड़ी राहत, पीएमएलए कोर्ट से मिली जमानत। 24 नवंबर को होगी नोटबंदी मामले की अगली सुनवाई, केंद्र सरकार ने मांगा और समय। T20 वर्ल्ड कप 2022 का हुआ पहला सेमीफाइनल, पाकिस्तान पहुंचा फाइनल में, बाबर व रिजवान ने तोड़ा न्यूजीलैंड का सपना। आज की सबसे पहली खबर में बात करेंगे बीजेपी का हिमाचल प्रदेश में मास्टर स्ट्रोक की। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के आखिरी फेज में पीएम मोदी की रैलियों के रूप में अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जनता को बीजेपी पर भरोसा है और हिमाचल में दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, मैं कार्यकर्ता के तौर पर कई बार यहां आया हूं। वहीं कांग्रेस पर भी पीएम मोदी जमकर बरसे और कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल में छल किया है। डॉक्टर साहब, क्या मायने इस दौरे के? अब बस एक ही दिन बचा हुआ है हिमाचल में प्रचार प्रसार का, तो प्रधानमंत्री मोदी ऑब्वियस सी बात है पूरा जोर लगाएंगे। अब दो रैलियां की उन्होंने आज और एक पर्सनल कनेक्ट बनाने की कोशिश की। कहाँ वो आते थे, किसके साथ काम करते थे, वहाँ के पुराने बीजेपी लीडर्स, किस तरीके से पुरानी खटारा जीप के अंदर ये लोग वहाँ ट्रैवल किया करते थे, एक पर्सनल टच देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने महिलाओं से अपील की कि अगर उन्हें विकास चाहिए और महिलाओं को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जितना काम कर रहे हैं, उसके लिए वो महिलाओं से अपील कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वो वोट करें। अब समस्या ये है कि हिमाचल में वहाँ की जनता एक बार बीजेपी को, एक बार कांग्रेस को। उत्तराखंड के अंदर भी यही होता था, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री मोदी का जलवा चला और वहाँ जो लोकल चीफ मिनिस्टर थे उनका भी उनकी अपनी एक साख थी। लेकिन हिमाचल में जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत नजर आ रही है और इसलिए संगठन को, नेताओं को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अगर हिमाचल में फिर से बीजेपी को सरकार बनानी है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है और कुछ कांग्रेस पार्टी की अपनी गलतियां हैं जिसकी वजह से ये आसार भी लग रहे हैं कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। एन मौके पे 1-2% इधर और उधर ये टच एंड गो का मसला है कि वो हुआ नहीं कि नतीजे जो है एक पार्टी के फेवर में चले जाएंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जो हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े पॉलिटिकल कैंपेनर हैं, इलेक्शन कैंपेन मोदी की तरह कोई नहीं आज़ाद भारत में कर सका है, वो इसलिए आखिरी मौके पे वो मौका देखते हुए चौका लगाने की कोशिश में जुटे हुए। जी बिल्कुल। हिमाचल में जहां पीएम मोदी ने कांग्रेस को घोटालेबाज बताया, वहीं अब G20 के लोगों पर कांग्रेस ने बवाल मचा दिया है। जयराम रमेश ने भारत के G20 प्रेसिडेंसी के ऑफिशियल लोगों पर आपत्ति जताई। ट्विटर पर उन्होंने लोगों में कमल को भाजपा के चुनाव चिन्ह से जोड़कर देखा। उनके मुताबिक ये पीएम मोदी और बीजेपी को बढ़ावा देने की कोशिश थी। हालांकि बीजेपी ने इसे राष्ट्र फूल का अपमान माना है। डॉक्टर साहब, क्या कांग्रेस बेफालतू का मुद्दा बना रही है? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो जाता है हर चीज को लेकर। भाई, इस देश का राष्ट्रीय फूल क्या है?
कमल है। जी। कमल नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ गुलाब का फूल होगा। और वो बड जो जवाहरलाल नेहरू अपने कोट के ऊपर लगाते थे, क्या तमाशा है। मैं सुन रहा था एक कांग्रेसी प्रवक्ता को, वो कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी वाले कितने शातिर हैं, वो हर चीज़ में अपना प्रचार प्रसार करते हैं। अगर उनको करना ही था तो नेशनल बर्ड का ले लिया होता, नेशनल एनिमल का ले लिया होता। माने नेशनल एनिमल ठीक है, नेशनल बर्ड भी ठीक है, और नेशनल फ्लावर लेने का तो उसमें जो है बेशर्मी हो गई। दिक्कत क्या है, कांग्रेस पार्टी को अब तक ये माइंडसेट उनकी ये है कि सरकार के ऊपर, देश के ऊपर सत्ता करने की बपौती कांग्रेस पार्टी की ही रही है। और बीजेपी अगर कुछ भी करती है तो वो उनको उसमें दर्द होने लगता है। भाई एक लोगो ही है, दुनिया में ये प्रचार प्रसार होगा कमल का तो दुनिया के बाहर इटली में वोट करेंगे क्या लोग? भाई G20 के लोग यहाँ वोटिंग करने वाले हैं, वोट तो करेंगे हिंदुस्तानी। वहाँ आपसे कुछ हो नहीं रहा, लोगों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये बेकार की बहस है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार अगर इस G20 के लोगों के ऊपर सवाल उठाते हैं, इसका मतलब है दे आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल बैंक करप्सी का क्लियर कट एग्जाम्पल है। मैंने वैचारिक दरिद्रता कांग्रेस पार्टी के दिमाग में से घर कर गई है कि कोई अच्छी चीज को देख करके भी इनको जो है प्रोटेस्ट करने का मन करने लगता है। जी बिल्कुल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महीनों से जेल में बंद शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को बड़ी राहत मिली है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को जमानत दे दी। संजय राउत फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। वहीं जमानत के खिलाफ ईडी हाई कोर्ट तक पहुंच गई। डॉक्टर साहब काफी खुश होंगे संजय राउत। संजय राउत तो खुश होने की वजह भी है कि उनको राहत मिली है कोर्ट से, लेकिन ईडी पहुंच गई है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में बहस हो रही थी, लेकिन समय कम था तो शायद अभी जब तक हम लोग इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक बहस जारी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो केस है, जो एएसजी की तरफ से आर्ग्यू किया जा रहा है कोर्ट के अंदर कि ये पूरा केस ही ये दादागिरी का है, पॉलिटिकल वर्चस्व का है। अदरवाइज 650 परिवार के सिर से आप उसके छत को छीन लेंगे और वहाँ पे बिल्डर्स के साथ मिलकर आप बिल्डिंग्स बना लेंगे और उनको मुआवजा तक नहीं देंगे, उनको घर तक नहीं देंगे, भगा देंगे। किस बात पे? कि आप शिवसेना के उद्धव ठाकरे के करीबी आदमी हो, आपके पास मसल पावर है, पॉलिटिकल पावर है। और ऐसे केस में जहां सत्ताधारी लोगों, जहां पावरफुल पॉलिटिशियन की लड़ाई गरीब चौल वालों से हो रही हो, मुझे समझ में नहीं आता कि कोर्ट किसके साथ खड़ी है। अगर कोर्ट उस पॉलिटिकल लीडर के साथ खड़ी है, उस सत्ताधारी व्यक्ति के साथ खड़ी है और जिसके साथ अन्याय हुआ उसके साथ खड़ी नहीं है, तो क्या इसे न्याय माना जाएगा? यह व्यक्ति बाहर निकलकर लोगों को धमका सकता है। जब ये बाहर था तो ये केस की सुनवाई जब चल रही थी, ये गवाहों को धमकी दे रहा था, लेकिन फिर भी बेल मिल जा रही है। ये तो कुछ न कुछ तो समस्या सिस्टम में है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है। फिर देखिए संजय राउत के साथ क्या होता है, वो जेल में रहते हैं या फिर बाहर निकल करके फिर वो गवाहों को धमकी देना शुरू करते हैं, आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं, उखाड़ दिया किस्म के जो हेडिंग्स देना शुरू करते हैं। ये तो अलग किस्म का तमाशा है। तो ये सब के बावजूद अगर उनको बेल मिल रही है तो
संजय राउत को खुश होना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के मामले पर सुनवाई टल गई है। सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल ने जवाब के लिए और समय देने का अनुरोध किया। कोर्ट ने सरकार के अनुरोध को मानते हुए मामले की सुनवाई के लिए 24 नवंबर की अगली डेट दी है। दरअसल मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की पीठ ने केंद्र से जानकारी मांगी है कि 500 और 1000 के नोट वापस लेने के फैसले से पहले क्या प्रक्रिया अपनाई गई। सरकार की ओर पेश अटॉर्नी जनरल ने इसका जवाब देने के लिए अदालत से कुछ समय की मांग की है। डॉक्टर साहब, और समय क्यों मांग रही है केंद्र सरकार? देखिए, ये खबर इंपॉर्टेंट इस वजह से है, ये नहीं कि सुनवाई तो होती रहती है हर चीज़ में, लेकिन पहली बार इस तरह से देखा जा रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस वाली, उसके सामने एडजमेंट का प्रस्ताव आ जा रहा है और उन्होंने 25 तारीख का वो कर दिया है। अब सारे लोग आश्चर्यचकित हैं। दिक्कत क्या है कि अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि भाई हमें जो है वक्त दिया जाए, नोटबंदी क्या है, ये पूरा मसला समझ लीजिए। कुछ लोग 54 लोग पहुंच गए कोर्ट और उसको लीड कर रहे हैं यूपीए के दौरान के फाइनेंस मिनिस्टर, जिनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के ढेर सारे आरोप हैं। तिहाड़ से लौट करके आए हैं, तिहाड़ रिटर्न एक्स फाइनेंस मिनिस्टर श्री चिदम्बरम, वो इसकी पैरवी कर रहे हैं। वो ये सवाल उठा रहे हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी की, भाई मामला तो खत्म हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, 500 के नोट चले गए, 1000 के नोट चले गए, 2000 आ गया, 500 नया आ गया, मामला खत्म है। लेकिन इसको पॉलिटिकल इशू बनाना है 2024 में, इसलिए ये लोग कोर्ट पहुंचे हैं, दरवाजा खटखटाए हैं। क्या फैसला होना है? कोई एक करेंसी 1000 और 500 वाला वापस नहीं आना है। सिर्फ ये साबित करना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसला लिया वो इलीगल था। हमने 3 सीरीज बनाए ब्लैक एंड व्हाइट के, अगर आपको समय है तो आप जरूर उसको देखें कि किस तरीके से ये फाइनेंस मिनिस्टर, ये कांग्रेस के लोग, उस समय की सरकार, उस समय की आरबीआई इस देश के अंदर नकली नोट छपवा रही थी। सरकार ही नकली नोट छपवा रही थी, ये खुलासा हुआ था। और अभी जब इनके नोट जो है, नकली नोट का जो पूरा पहाड़ था वो रिडंडेंट हो गया, तो उसकी खीज में ये कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। खैर, अभी इस केस में और भी बहुत सारे खुलासे होंगे और जब पूरा खुलासा होगा, चिदम्बरम साहब अफसोस करेंगे कि क्यों वो इस मसले को लेकर कोर्ट गए थे। आखिरी खबर में बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2022 का पहला सेमीफाइनल मैच खेला गया। न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बाबर आजम की टीम पाकिस्तान ने ग्रुप 2 में दूसरे नंबर पर रहते हुए सेमीफाइनल का टिकट कटाया, जबकि न्यूजीलैंड ने ग्रुप 1 में टॉप पर रहकर क्वालिफाई किया। पाकिस्तानी टीम ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के दम पर शानदार जीत हासिल की। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की कितनी बड़ी जीत? बहुत बड़ी जीत है। कुछ दिन पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि ये बाहर चला जाएगा, टेबल में सबसे नीचे, लेकिन यही गेम है क्रिकेट का। कहाँ से आप राइज करते 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 आप वहाँ तक पहुँच गए। और जब इस तरीके से पाकिस्तान किसी तरह से रेंगते हुए, घसीटते हुए उस सेमीफाइनल में पहुंच जाता है तो सेमीफाइनल जीत भी जाता है, वही हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान को कल साबित करना होगा कि वो बेहतर टीम है जी। अब पाकिस्तान चूँकि सेमीफाइनल में पहुंच गया है, तो कल हिंदुस्तान का मैच जो है इंग्लैंड से है, तो एक तो दबाव हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर ज़रूर होगा कि उनको भी फाइनल में जो है पहुंचना चाहिए। और अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फाइनल मैच होता है तो एक तो मैच देखने में मज़ा आएगा, और दूसरा ये बुक्कीज़ वाले जो है तमाम सट्टे बाज़ार, ये जो है इन लोगों की जो है चांदी लग जाएगी। तो खैर, पाकिस्तान ने आज अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन भी किया, विकेट भी कम गिरे और समय से इन्होंने बना लिया। हमें इंतज़ार कल के मैच का है कि हिंदुस्तान की टीम क्या करती है।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।